नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। इस समय देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ये तीसरे चरण का मतदान है। बाकी सभी जगह पर पहले फेज और आखिरी फेज एक ही फेज है, वहां पर चुनाव हो रहा है। असम में ये आखिरी फेज का चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी 5 फेज और बाकी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल और असम की दृष्टि से इसलिए है क्योंकि ये निर्णायक हो सकता है। अभी तक के जो 2 फेज हुए उसमें दोनों पार्टी यानी टीएमसी और बीजेपी खासतौर से बराबरी के मुकाबले पर चल रही थी। ये वाला जो फेज है आज, जहां पर 24 परगना और हावड़ा और हुगली में वोट डाले जा रहे हैं, वो ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र है। वहां की 31 सीटों में से 29 सीटों पर 2016 में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए, जब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला था, तब भी वहां पर टीएमसी को ज्यादा सीटें मिली, वहां पर 29 सीटें मिली और बीजेपी को कांग्रेस लेफ्ट की जगह 2 सीटें वहां पर मिल गई थी। बंगाल में 2016 का वोट प्रतिशत तृणमूल को 50% था, कांग्रेस और लेफ्ट को 40% था और बीजेपी को 7% था। लेकिन यदि इसको 2019 में देखें कि 2019 में किस तरह से बढ़त मिली है, यदि लोकसभा सीटों को विधानसभा में देखें तो तृणमूल की सीटें बरकरार रही थी, 29 की 29 सीटें थी। उसका वोट परसेंट भी करीब करीब बराबर ही था, 51% हो गया था। कांग्रेस और लेफ्ट को वहां नुकसान हुआ था और सिर्फ 9% वोट पर थे, जबकि बीजेपी को सीट भले ही 2 मिली हो लेकिन 37% वोटों की बढ़त उसे वहां पर मिली थी। 37% वोट वहां पर मिले थे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के इस गढ़ को भेद सकती है। उसके लिए उसने एक और रणनीति अपनाई है कि वहां पर टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं, नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है इस फेज की, वो ये कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी इस इलाके में आता है, जहां पर 4 सीटें उनकी लोकसभा सीटों की है जिनमें चुनाव हो रहा है विधानसभा में। और दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार जो पहले राज्यसभा सांसद थे, स्वपन दास गुप्ता, वो भी तारकेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ असम में महत्वपूर्ण है कि असम में इस बार जो है लोअर असम की 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पर एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल को की ताकत का आजमाइश का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस इलाके में कुछ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। क्या उसको बढ़त मिल सकती है या पोलराइजेशन का इस चुनाव में असर पड़ेगा। आज करीब करीब 475 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की शुरुआत हो गई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं कतार में दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में, सभी जगह पर। तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से क्या फायदा होगा। क्या एलडीएफ की सरकार केरल में बन पाएगी, तमिलनाडु में क्या होगा, क्या सत्ता परिवर्तन वहां होने जा रहा है, असम में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बचा पाएगी। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और सभी के सभी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार इस वक्त गुवाहाटी में हैं, जो असम में पिछले 1 महीने से पूरा दौरा कर रहे हैं, एक एक सीट का हिसाब किताब रख रहे हैं। राजीव श्रीवास्तव साहब कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रभाकर मणि तिवारी कोलकाता से मेरे सहयोगी, जो पश्चिम बंगाल की चुनाव की एक एक सीट का हिसाब रखते हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट नौजवान ऋषि मिश्रा, जिनसे आप एक एक सीट का हिसाब किताब और विद लॉजिक समझ सकते हैं। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन उनके तर्क ज्यादा मजबूत और पैने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, ममता दी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बड़े हमले किए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े हमले किए और ये पहला पेज है जहां पर ममता दी के लिए बड़ी टक्कर हो सकती है। 31 में से 29 सीटें उन्होंने हासिल की। क्या होगा अब। जी हाँ, पहले दोनों चरणों के चुनाव तो नंदीग्राम के साए में दब गए थे। नंदीग्राम के अलावा उन 60 सीटों में से किसी की चर्चा ही नहीं हो रही थी। ये अब तीसरे चरण में पहली बार ये चुनाव जैसा माहौल हो रहा है और ज्यादातर सीटों पर एक सामान्य एक लग रहा है। पहले 2 चरणों में तो हमने देखा केवल नंदीग्राम, और नंदीग्राम सब पर भारी पड़ रही थी सीट। तो ये जो अब चुनाव है, इसमें कई तरह की चीजें हैं। ये टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते हैं, खासकर दक्षिण 24 परगना, जहां 16 सीटों पे मतदान हो रहा है, हावड़ा और हुगली। तो हावड़ा में भी राजीव बनर्जी जैसे कुछ पूर्व मंत्री हैं, वो बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर लिया था। डोमजूर सीट पे वो फिर मैदान में है। हुगली में तारकेश्वर सीट पर स्वपन दास गुप्ता हैं, वहां प्रधानमंत्री भी उनके समर्थन में रैलियां कर चुके हैं।
तो ममता के लिए और खासकर अभिषेक बनर्जी के लिए एक अग्नि परीक्षा हो सकती है। हालांकि जब 2019 में बीजेपी की लहर थी तब भी तृणमूल के वोट बढ़े थे इलाके में और उसका प्रदर्शन बेहतर रहा था। तो इस बार भी वही है और बीजेपी को तो कोई नुकसान होना नहीं है, उसकी एक भी सीटें नहीं थी तो एक भी मिली तो उसको फायदा ही होना है। तो बीजेपी से ज्यादा साख दांव पर है टीएमसी की और अभिषेक बनर्जी की और ममता बनर्जी की। तो ममता और अभिषेक ही अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं, तमाम रैलियां करते रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने तो प्रधानमंत्री से लेकर और योगी आदित्यनाथ तक दर्जनों नेताओं को इन इलाकों में प्रचार पर उतारा है। अभी प्रधानमंत्री कोलकाता में रहेंगे, जैसी उनकी शैली है। जैसे पहले चरण में बांग्लादेश चले गए, दूसरे चरण में भी उत्तर 24 परगना में थे, तीसरे चरण में अब आज कूच बिहार में रैली करेंगे और फिर यहाँ करेंगे रैली। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे टीएमसी का मजबूत गढ़ रहता नहीं नजर आता। अब ये उसका प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है इस बार भी। जी म्यूट कर ली विजय जी, अनम्यूट कीजिए अपने को। कुमार जी के पास जाना चाहता हूँ, राजीव जी और ऋषि जी से पहले, ताकि असम के बारे में भी हमें जानकारी मिल सके कि असम के लोअर असम में चुनाव हो रहा है, वहां पर 40 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य वो इलाका है जहां पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस को बेहतर कुछ करने की उम्मीद लग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और वो उसके 5-5 मंत्री मेरे ख्याल से इस स्टेज में जो है चुनाव में है, जहाँ वोट डाला जा रहा है, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनका चुनाव भी अभी हो रहा है। और उन्होंने 2-4 दिन पहले ही कहा था, मुकेश जी ने बताया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। तो बिना मुसलमानों के वोट के क्या होगा, ये आंकड़ा देख सकते हैं कि असम में 2016 में एनडीए को 23 सीटें मिली थी 40 में से, और 39% वोट मिला था। कांग्रेस को 11 सीटें और 27% वोट मिला था, और अजमल की पार्टी को 6 सीटें और 16% वोट मिला था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस और अजमल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, और यदि मैं आंकड़ों को देखूं तो 5 सीटों पर अजमल की पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया था उस चुनाव में। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए की सीटें यदि बढ़त के हिसाब से देखें तो घट के 16 हो गई थी, लेकिन वोट परसेंट उसका 37 था। कांग्रेस को 10 सीटें पर बढ़त मिली हुई थी और 30% वोट था, और अजमल को 8 सीटें मिली थी और 15% वोट था, यानी 30 और 15 45% का वोट एनडीए के सामने मुकाबले में है। मुकेश जी, क्या होगा, क्या असम का ये जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा सकता है या बीजेपी उसके लिए मुकाबला कर सकती है, उसकी तैयारी पूरी? विजय जी, बहुत ही निर्णायक दौर है ये, खासतौर पर जो महागठबंधन उसके लिए, बीजेपी के लिए तो है ही, क्योंकि बीजेपी के लिए पहला फेज का इलेक्शन बहुत महत्व रखता था, वहां से उसकी ज्यादातर सीटें आनी थी। लेकिन अगर वहां नुकसान हो रहा है तो भरपाई कहाँ से होगी, तो बाकी के 2 फेज में उसे भरपाई करनी थी। अब इस फेज में जो आपने अभी 2016 के आंकड़े दिखाए, उसमें 23 सीटें बीजेपी ने इस फेज के इन 40 सीटों में से जीती थी। उसमें याद रखिए कि 8 सीटें बीपीएफ की थी, और बीपीएफ अब उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब वो महागठबंधन का हिस्सा है। तो वो 8 सीटें तो आप पहले ही आपको माइनस कर देनी पड़ेगी। फिर आप ही ने बताया कि 5 सीटें ऐसी थी जो इन दोनों के अलग अलग लड़ने की वजह से कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी, तो वो उनका गणित बदल जाता है। तो वैसे कुल मिला के ये माना जाता है कि पूरे असम में 36 सीटें ऐसी थी जो एआईयूडीएफ और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने की वजह से उन्हें नहीं मिल पाई थी। उनके करीब आने से उन सीटों का भाग्य बदल सकता है। वहां पर महागठबंधन का को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो दूसरे दौर के जो अनुमान है उसमें भी महागठबंधन को पिछले बार के मुकाबले लाभ हुआ है, और इस बार भी माना जा रहा है कि चूंकि बोडोलैंड के एरिया में यूपीपीएल के साथ मिलकर बीजेपी लड़ रही है और बीपीएफ अलग से लड़ रहा है, सारी सीटों पर बीपीएफ ने ही उम्मीदवार खड़े किए हैं। 4 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है, 8 पर आज होनी है। उसमें से एक सीट ध्यान रखिएगा तामुलपुर की है, जिसमें तामुलपुर का कैंडिडेट दल बदल के बीजेपी में जा चुका है। तो अब वो सीट एक तरह से बीपीएफ के हाथ से निकल चुकी है, तो 7 सीटों का मामला उसके हाथ में रह गया है। एक सीट का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि इस कोशिश की है बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को, लेकिन
उन मुस्लिम उम्मीदवारों को कोई तवज्जो मिलेगी मतदाताओं की तरफ से, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एजीपी जो 4 सीटें पिछली बार जीती थी, उसको भी 1 या 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। जो आपने नामधारियों का हेमंत बिश्व शर्मा का बताया, जालूकपाड़ी में उनको हराना तो असंभव है, वो जीतने जा रहे हैं। गुवाहाटी की जो 4 सीटें हैं, उनमें शायद बीजेपी चारों की चारों सीटें जीतेगी, लेकिन उनके जो पार्टी अध्यक्ष रंजीत दास, जो सरबोग से पिछली बार चुनाव जीते थे, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बदली है और पत्रकार कुछ ही चले गए हैं वहां पर, वहां भी वो मुश्किल में है, ये बताया जा रहा है। तो सरभोग की सीट इस बार सीपीएम निकाल लेगी, ऐसा लग रहा है। तो देखें तो इस पूरे दौर में महागठबंधन का पलड़ा भारी ही नहीं, बहुत भारी है, बहुत भारी है, और ये नुकसान ज्यादा होगा इस बीजेपी और एजीपी के गठबंधन को। जी, राजीव जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप असम और बंगाल दोनों को समझते हैं, पश्चिम बंगाल दोनों को बेहतर समझते हैं, सोशल और पॉलिटिकल दोनों एनालाइज कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है मुकेश जी और प्रभाकर जी? नमस्कार विजय साहब और सत्येंद्र को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं 4 चीजें जो बिल्कुल हट के बताना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों में जो मैं अवकाश पाया तो लोगों के घरों पे गया, उनके परिवारों से मिला, उनसे बातचीत करी चुनावी माहौल का, तो सबसे पहले बात पता लगा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक पॉलिटिकल एल्जेब्रा पे काम किया जा रहा है, ABCD पे। वो मैं थोड़ी देर में संक्षेप में बताऊंगा। दूसरा, जो बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, कानून व्यवस्था का सवाल था, यहाँ एक प्रेशर कुकर इम्पैक्ट आया है, जिसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में। और तीसरा, आज बंगाल के इलेक्शन में पहली बार, आई थिंक प्रोविंशियल इलेक्शन जब हुआ था यहाँ पर 1937 में और उसके बाद 52, यस सर, उसमें उसके बाद पहली बार एक IPF इंडियन सेक्युलर फ्रंट का आज पहली बार वो लोग इलेक्शन के मैदान में आए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और चौथा, इलेक्टोरल फटीग हो रहा है, जो इलेक्शन के जो मतदाता हैं उनका मेंटल स्टेटस क्या, बहुत सारी बातें इसमें सत्येंद्र.com ने भी चलाई हैं कि मानसिक अवस्था कैसी है, क्या उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये 4 चीजें अलग अलग चीजों से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल एल्जेब्रा ABCD, क्या हुआ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी गठबंधन हो, उन्होंने सारी अपनी जो सीटें हैं उसको A से लेकर D तक कैटेगरी में बांटा हुआ। D जिसमें उनकी जमानत जब्त हो जाए, A जो वो शॉर्ट सीट जीत रहे हैं। और इनकी कोशिश ये रही है कि जो B सीट, जो बॉर्डर लाइन केसेस थे, B फॉर बॉर्डर लाइन, उसको लोग जीतने वाले कैटेगरी में ले जाएं। तो लास्ट 48 to 72 आवर्स में, 48 से 72 घंटे में उन्होंने अपनी रिसोर्स ऑलिक्वेशन की है। इसका मतलब क्या है, जिनके पास जितनी ताकत है, किसी भी तरह की ताकत है, वो मैं नहीं बताना सकता यहाँ पर, बट उन्होंने अपनी सारी ताकतें वो B सीट पे लगा दी है ताकि वो ज्यादा सीटें जीत सके। ये पॉलिटिकल एल्जेब्रा बड़ा ही जबरदस्त काम किया है ABCD वाला, और हर एक पार्टी यही चाह रही है कि B से A में जाए। और जहां तक D कैटेगरी का सवाल है, जहां लोगों के जमानत जब्त हो जाते थे, तो चाहे बंगाल में, चाहे वो हमारी तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, उनमें से किसी के आकलन में उनका कोई भी सीट नहीं है जहां उनकी जमानत जब्त हो। वो तो रिजल्ट 2 तारीख को बताएगा, और हम लोग के पास जैसे जैसे क्लस्टर आते जाएंगे वैसे से हम आपको बताएंगे। लोगों से बातचीत करके एक बात और पता चली है यहाँ पर कि जो इनकी पैटर्न बड़ा डिफरेंट है, इनका काम करने का नजरिया और कैंपेनिंग का नजरिया बहुत ही डिफरेंट है। जहां तक बीजेपी अपनी स्टार प्रचारक, आज प्रधानमंत्री जी 2 जगह रैली करेंगे, हावड़ा में जहाँ की 6 सीटें अभी जा रही हैं, और बाकी सीटों पर इलेक्शन 10 तारीख को वहां पर एक डोमुरजुला हावड़ा में एक जगह, वहां आएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। उनके स्टार प्रचारक में मनोज तिवारी को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, सारे आदमी इन्होंने झोंके हुए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस जो है, वो अपनी जो प्राक्तन या जो भूतपूर्व जो अभी जो काउंसिलर्स हैं, उनके जो पंचायत के लोग हैं, उनपे ज्यादा उन्होंने अपना विश्वास जाहिर किया, और उनको विश्वास है कि उनके जो पुराने लोग हैं वो वोटर को लेके आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि टीएमसी के लोग ही बीजेपी में जो गए, उन्हीं के टीएमसी के जो समर्थक हैं वही उनके लिए प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी ही चल रहा है ज्यादातर क्षेत्रों में। लाइक मुकेश साहब ने राजीव बहन जी की बात करी, तो उनके ज्यादातर लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वही लोग वहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो पहली बात हुई पॉलिटिकल एल्जेब्रा की, राजनीतिक एल्जेब्रा ABCD की। दूसरा, प्रेशर कुकर। ना इस बार देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादातर हिंसा का वारदात नहीं मिली है।
हिंसा का वारदात प्रेशर कुकर का क्या होता है आप देखिएगा, प्रेशर कुकर में जब अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सीटी बजाने लगता है। तो राजनीति जो हिंसा बंगाल में होती थी वो 2018 में जब यहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुए, तृणमूल में लोगों को एलिस्ट किया जाता है, ये एलिगेशन है, सही कितने मायनों में नहीं बोल सकता, बिकॉज हर जगह इलेक्शन कमीशन अपने आप को फेयर करता है और मैं इस दिशा में कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता। बट उस समय क्या हुआ कि उनके बहुत सारे लोग अनकंटेस्टेड जीते, बहुत सारे वायलेंस हुई, जब ज्यादातर वायलेंस हुई जिससे लोग तृणमूल से हट गए और वो प्रेशर कुकर, वो वायलेंस जो आया वो प्रेशर कुकर सीटी की तरह आया। आज की इलेक्शन में वो प्रेशर कुकर नहीं है, वो प्रेशर किसी के पास नहीं है। आज कोई भी, ये बहुत अच्छी जीत है डेमोक्रेसी के लिए, हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी जीत है, जिसमें तृणमूल के लोग खुले हैं, बीजेपी के लोग खुले हैं, हमारी जो गठबंधन है, चाहे वो आईएसएफ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट लोग घूम रहे हैं। और उनसे जब बात करो तो वो क्या बोलते हैं, दादा चुपके से बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत रही, देखिएगा दोनों के झगड़े में हम लोग निकल जाएंगे। बहुत अच्छी बात हुई है। तो इसका पॉलिटिकल राजीव जी इस पर डिटेल में बात करते हैं। ऋषि जी के पास मैं जाना चाहता हूँ। ऋषि जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति को A to Z समझते हैं। आपने ABCD का जिक्र किया। ऋषि, पिछले फेज में आपने दावा किया था कि नंदीग्राम से तो 40,000 कम से कम वोटों से ममता बनर्जी जीतेंगी। अब आज हम जो फेज कर रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस का फेज है एक तरह से। क्या हिसाब है, क्या ABCD आपकी क्या कहती है, A to Z की मैथमेटिक्स आपकी क्या कहती है? देखिए विजय जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस फेज में ममता बनर्जी की जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और 31 में से 29 सीटें टीएमसी 2016 में जीती थी 50% वोट शेयर के साथ। और लोकसभा चुनाव 2019 में भी करीब करीब शायद 2 सीटों पे बीजेपी को बढ़त मिला था, 2 विधानसभा क्षेत्रों में। बाकी सभी सीटों पे टीएमसी को बढ़त था। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कितने सीट को ममता बनर्जी रिटेन कर पाती, क्योंकि जब मैक्सिमम सीट आपके पास होता है तो आपको रिटेन करने की ये दाव आपकी जो है उस पर लगी होती है। लेकिन जो मैं एक बंगाल के राजनीति के लिए एक कहावत है कि मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी परगना वाले बेल्ट 24 परगना मतलब साउथ 24 परगना नॉर्थ 24 परगना बेल्ट को जीत लेती है, वही बंगाल में राज करती है। चाहे आप 2011 का रिजल्ट देख लीजिए, 2016 का रिजल्ट देख लीजिए, और दोनों जिला मिला के विजय त्रिवेदी जी 64 सीटें आती हैं। शायद ही बंगाल के कोई ऐसा जिला हो जिसमें इतने नंबर ऑफ एस्टैब्लिश सीट हो। और आप यदि टोटल दोनों क्षेत्र दोनों जिला को मिला दीजिए करीब 63 या 64 सीटें आती हैं। और पिछले बार 2016 में भी ममता बनर्जी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म की थी। नंबर 2, देखिए ममता बनर्जी को प्रॉब्लम कहां पे होगी। फुरफुरा शरीफ ऐसे कई उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो टीएमसी के विधायक थे और टीएमसी ने इस बार उसको टिकट नहीं दिया। वो अब फुरफुरा शरीफ के पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं यदि खासकर मुसलमानों का वोट का डिवीजन हुआ तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कुछ सीटों पे समस्या आ सकती है। थर्ड महत्वपूर्ण बात विजय त्रिवेदी जी, मतुआ समाज, इसी बेल्ट में मतुआ समाज का प्रभाव है। तो मतुआ समाज, आपने देखा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पे गए थे तो किस प्रकार से मतुआ समाज को रिझाने का प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं दोनों पॉलिटिकल जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए कहना चाहता हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी मतुआ समाज की बात तो करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है न भाजपा न टीएमसी मतुआ समाज को का जो जनसंख्या है, डेमोग्राफिकल इन क्षेत्रों में उनका प्रेजेंस है, उसके बावजूद भी शायद बीजेपी ने एक किसी को टिकट दिया है, शायद वो जो सांसद हैं उन्हीं के चचेरे भाई को दिया है। और टीएमसी भी हाँ, तो कहीं न कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने इस बार मतुआ समाज को निराश किया है। तो मतुआ समाज का बीजेपी से इस बात की नाराजगी है कि जो हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से आपने टिकट नहीं दिया। दूसरा, जो सीए को लेके मतुआ समाज से वादा किया गया था 2019 में, उसको भी बीजेपी डिलीवर अब तक नहीं कर पाई है। हालांकि मतुआ समाज के जो बड़े नेता हैं उनके बेटे बीजेपी से सांसद भी हैं। हालांकि सांसद साहब के ही पिता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मतुआ समाज पे को बीजेपी ने कहीं न कहीं पीठ में छोड़ा घोपने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने मांग किया था करीब करीब छोटी चीज बताओ ऋषि की,
तो मुझे समझ आती है, एक चीज और समझाइए मतुआ समाज के अलावा कि गोल्डन हार्बर का क्या हो रहा है, और हावड़ा में जो बीजेपी की बारात में टीएमसी के जो लोग शामिल हुए हैं डांस में, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि टीएमसी के कई बड़े नेता, जैसे प्रभाकर मनी जी ने कहा राजीव बनर्जी के बारे में, राजीव बनर्जी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए हैं। अब ये देखिए प्रिडिक्ट करना कि कौन नेता जीत रहा है, कौन नेता नहीं जीत रहा है, ये बिल्कुल कोई भी प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन ममता बनर्जी को डैमेज होगा, क्योंकि ममता बनर्जी, मुझे नहीं लगता है कि जो 29 सीटें ममता बनर्जी 2016 में जीती थी विजय त्रिवेदी जी, उसको 29 सीटों देखो ऋषि, मैं आपको टोक रहा हूँ। ऋषि, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मैथमेटिक्स, मुझे बताओ कि कितना नुकसान होगा, क्योंकि ऋषि को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है। 29 में से कितनी सीटें मिलेगी संभावित? मुझे लग रहा है कि 20 से 22 सीटें ममता बनर्जी इस बार रिटेन करेगी, क्योंकि देखिए फुरफुरा शरीफ भी इस बार डैमेज करती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने भी कई मुसलमान चेहरा को टिकट दिया है, तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इस बार 5-6 सीटों का नुकसान होगा। ठीक है, मुकेश जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रभाकर जी थोड़ा सा मेरे को ऋषि की बात को आप कंफर्म कीजिए, क्या 20 से 22 सीटें मिलेंगी टीएमसी को इस फेज में? फुरफुरा शरीफ को कितनी सीटें मिल जाएगी? फुरफुरा शरीफ को कम से कम, राजीव बनर्जी तो मुझे भारी लग रहे हैं और उनकी जीत की संभावना भी बताई जा रही है, क्योंकि वो एक जनाधार वाले नेता रहे हैं, पहले से ही लंबे अरसे से मंत्री भी रहे हैं, तो उनका अपना एक जनाधार है और उनके सारे समर्थक अब बीजेपी में आ गए हैं, वही लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे राजीव बनर्जी का पलड़ा भारी लग रहा है वहां। और फुरफुरा शरीफ का असर तो हुगली जिले की सीटों पर पड़ना तय है, क्योंकि जो फुरफुरा शरीफ है उसका असर काफी है हुगली में। तो सीटें भले ज्यादा नहीं जीते, हो सकता है 2 सीटें जीते 3, लेकिन ममता का नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है 6 नहीं जीते, 2 ही जीते, लेकिन बाकी 4 पे ममता को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बिल्लियों के झगड़े में कोई दूसरा इसका फायदा उठा सकता है, बीजेपी उठा सकती है, फायदा उठा सकता है जी। ठीक है मुकेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल से रहे। हेडगेवार साहब जो आरएसएस के पहले सरसंघचालक और संस्थापक रहे हैं, उन्होंने अपना शुरुआती काम कोलकाता से शुरू किया। उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी वहां की, और जो स्वतंत्रता संग्राम में जो समिति लगी हुई थी, अनुशीलन समिति, उसके साथ भी वहां काम किया। लेकिन उसके बाद भी ममता दी जो है बीजेपी को बाहरी बता रही है। दूसरी तरफ आपने असम का जिक्र किया कि वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को भी टिकट दे दिया, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या करे पार्टी, बताइए। देखिए, बीजेपी जब किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती है तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी के बयान, बीजेपी के मुसलमान नहीं बीजेपी सॉरी वो मुसलमान नहीं होता क्या? सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं होता है ना। मुसलमानों के बीच में उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, इस पे भी वोट पड़ते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी जो कभी नहीं देती है, दूसरे राज्यों में एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती है, यहाँ जब वो खड़ा करती है तो मैसेज क्या दे रही होती, या उसको किस ढंग से देखा जाता है। तो एक परसेप्शन बना हुआ है बीजेपी के बारे में। बीजेपी जिस ढंग से मुसलमानों को ट्रीट करती है, जिस तरह से सीए के खिलाफ, सीए का वो लाई है और उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन हुए हैं, एक पूरा वातावरण और भी ज्यादा बन गया है। इसलिए बीजेपी को मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने का कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। मैं ऋषि जी से एक चीज जानना चाहता था, अभी जो बात हो रही थी बंगाल की, ये जो पूरा एनालिसिस है ममता वर्सेस बीजेपी का है, क्या आपको लगता है, अगर हम देखिए 2019 का चुनाव जो हुआ था एक खास परिस्थिति में हुआ था, पुलवामा फैक्टर बहुत हावी हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक छवि थी और बीजेपी केंद्र में सत्ता में काबिज थी, कोई राष्ट्रीय स्तर पर अल्टरनेट नहीं था। तो एक तमाम पूरे देश भर में बीजेपी को हर जगह वो फायदा मिला। लेकिन 2016 के चुनाव को अगर हम सामने रखकर बात करें तो ज्यादा मुझे लगता है कि ठीक होगा। और उस चुनाव में ममता बनर्जी अगर 50% वोट ले रही हैं तो लेफ्ट फ्रंट 40% वोट के साथ है। बीजेपी ने इस बीच में अपनी पैठ बढ़ाई है, निश्चित रूप से इन 2-3 सालों में उसकी पैठ भी बढ़ी है।
तो एक इस तरह बीच का जो में मुकेश जी, ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है, हावड़ा ब्रिज से गंगा सागर तक पानी बहुत बह गया है। जी, तो तीन जो त्रिकोणीय, एक मिनट ऋषि जी, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, ये जो त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सारा या तो हम ये मान लें कि त्रिकोणीय संघर्ष है ही नहीं, ये बीजेपी बनाम टीएमसी है, या अगर तीसरा कोण है इस पूरे संघर्ष में, तो ये जो वोटों का बंटवारा होगा उससे किसको कितना लाभ होने जा रहा है? देखिए, इसका दो पर्सपेक्टिव है, इसका छोटे जवाब दीजिएगा जी। इसका दो पर्सपेक्टिव है। यदि ट्रेंगुलर फाइट होती है, यदि लेफ्ट या कांग्रेस का उम्मीदवार या फुफरा शरीफ का उम्मीदवार जो है यदि मुसलमान है, तो ममता बनर्जी को निश्चित ही डेंट करने जा रही है। यदि लेफ्ट का उम्मीदवार हिंदू है, तो बिल्कुल ही बीजेपी को डेंट करने जा रही है। तो परिस्थिति क्या है, थर्ड फ्रंट का उम्मीदवार कौन है, मुसलमान है या हिंदू है? जैसे मैंने कहा कि फुफरा शरीफ के कई उम्मीदवार ममता बनर्जी के पूर्व विधायक हैं और मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी को डैमेज करेंगे। लेकिन ओवरऑल यदि मुकेश जी देखेंगे तो लेफ्ट जहां जहां मजबूत होगी, बीजेपी को परेशानी होगा यदि वो मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं जी। राजीव जी, बात अभी फुरफुरा शरीफ की, मुसलमान उम्मीदवार की आई है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे एक मित्र ने मुझे रात को कहा कि इस चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या हारेगी, लेकिन विचार के तौर पर हिंदू राष्ट्र की जीत हो गई है कि जब ममता बनर्जी ठंडी पाठ करे और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस भी चुप रहे, तो एक हिंदू सांस्कृतिक जो नैरेटिव है वो तो इस चुनाव में चल ही गया। विजय जी, देखिए, ये सब सांकेतिक हैं, सिंबॉलिक हैं। पश्चिम बंगाल की जो समाज है बहुत ही समरसता वाला समाज है। यहाँ पर बहुत कम दंगे होते हैं। ऑफकोर्स 1947 में यहीं पर वो दंगे हुए थे, गांधी जी आए थे। मैं ये जो डिस्कशन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है टैक्टिकल वोटिंग। बंगाल में एक शब्द बड़ा चलता है, टैक्टिकल वोटिंग। और ये टैक्टिकल वोटिंग करेंगे कौन? ये टैक्टिकल वोटिंग जो आज की जो मेजर पार्टियां जब फाइट कर रही है, बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस, उनकी फेवर में जो हमारे अलायंसेस बनी हुई है, अब लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस एंड फुरफुरा शरीफ वाले, आईएसएफ, वो लोग करेंगे। नाउ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सर, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आईएसएफ के कैंडिडेट को उतना जन समर्थन यहां पर नहीं मिलेगा। भाईजान को कुछ वोट जरूर मिलेंगे, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो चुन करके हमारी असेंबली में आए। बंगाल की जनता बहुत क्लियर है, टैक्टिकल वोटिंग इसको कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब एक विरोधाभास दिखाई देता है यहाँ पर जब लोगों से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट फ्रंट के जो लोग हैं, जहां पर उनको लगेगा कि हमारी कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं, वो लोग बीजेपी को वोट देंगे, बिकॉज वो यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ है। वो सोच रहे हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल में मध्य विधि के ये में यहाँ पर 2 ही कार्डर बेस्ड पार्टियां रह जाएंगी, बीजेपी या सीपीएम। वो इस फिलॉसफी पे चल रहे हैं। और लेफ्ट फ्रंट आप देखिएगा, टैक्टिकल वोटिंग का जहां सवाल आएगा, दे विल प्रेफर द बीजेपी। कांग्रेस जो सबसे वीकेस्ट लिंक है, जब भी उनके कार्डर, उनके जो सपोर्टर है, समर्थक है, उनको लगेगा कि उनके कैंडिडेट जो है लेफ्ट फ्रंट वाले नहीं जीत रहे हैं, वो लोग टीएमसी को वोट देंगे। तो एक जो नया जो इक्वेशन 2 तारीख को देखने को मिलेगा, वो बड़ा विचित्र देखने को मिलेगा। बिकॉज प्रेशर कुकर, अब किसी पर कोई दबाव नहीं, बीजेपी सीपीएम पूरी उफान पे है, उनके काडरों में एक अलग तरह का ऊर्जा का संचालन में देख रहा हूं। पुराने लोग आकर के कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आईएसएफ पूरी में है, बट उनको उतना जन समर्थन नहीं मिलेगा। आज की डेट में सीपीएम बीजेपी एंड टीएमसी के बीच में ही लड़ाई रह जाएगी। और ये जितनी बातें हुई हैं ये सिंबॉलिक है, ये होता है 1-2 बार। आज कल का आने वाला या आज का अखबार कल की रद्दी की टोकरी में होता है, बिकॉज उतनी दिमाग नहीं है हम लोग के पास। हर एक दिन नए घटनाएं आ रही है, नई चीजें हो रही है। हर एक दिन हम ये खोज रहे हैं एक इंसान कुत्ते को कब काट रहा है ताकि न्यूज बन जाए। दैट्स ऑल। इसको हम लोग को भूल जाना चाहिए, उसको समाज के साथ जोड़ना चाहिए। जी ऋषि, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 2011, 2014, 2016 और 2019 आप देखिए, ममता बनर्जी के वोट में कभी भी डेंट नहीं लगा है। जो ममता बनर्जी का जो वोट है वो स्टेबल है, मेंटेन है। वोट 2019 में जो आप बीजेपी इतनी उफान पे पहुंची, कहीं ना कहीं लेफ्ट के वोटों को बीजेपी ने डेंट किया है, ममता के वोटों को डेंट नहीं किया है।
यदि लेफ्ट अपने वोट को वापस लेती है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को होगा, लेफ्ट को नहीं होगा। कुछ सीटों पे जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यदि कांग्रेस मजबूती से लड़ती है, जैसे मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा मुर्शिदाबाद में देख लीजिए टीएमसी 2016 में भी बेहतर परफॉर्म नहीं की थी। तो मेरा बार बार कहना है यदि लेफ्ट मजबूत होगा तो कुछ सीटों को छोड़ के बीजेपी को भारी नुकसान होगा। तो बीजेपी, और आप देख लीजिए कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अब तक थर्ड फेज का वोटिंग आज हो रहा है, राहुल गांधी मैं बात नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस टीएमसी को इनडायरेक्ट रूप से मदद कर रही है। और लेफ्ट भी कुछ सीटों पे, नंदीग्राम में यदि लेफ्ट मुसलमान को उम्मीदवार उतार देती तो क्या लगता है ममता बनर्जी का राह आसान हो जाता। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट भी इनडायरेक्ट रूप से ममता बनर्जी को मदद कर रही है। लेफ्ट नहीं चाह रही है कि बीजेपी पैर जमाए बंगाल में। जी प्रभाकर जी, दो सवाल है महत्वपूर्ण। एक तो ये कि क्या, जो मुकेश जी ने पूछा कि क्या ट्रायंगल यानी त्रिकोणीय मुकाबला हो ही नहीं रहा पश्चिम बंगाल में, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में हो रहा है। दूसरा, ये जो राजीव जी ने बात कही वो बहुत थोड़ा पेच वाली है, मुझे कम समझ में आती है कि ये जो टैक्टिकल मूव है कि लेफ्ट और कांग्रेस में कहाँ किसको जिताना है। अब लेफ्ट भी यदि बीजेपी को जिताने लगे, और ऋषि कह रहे हैं कि जो कुछ कैंडिडेट बीजेपी का फायदा कर सकते हैं लेफ्ट का, और कुछ तृणमूल कांग्रेस को कर सकते हैं, ये बहुत पेचीदा मामला है। क्या है, क्या टेक्निकल और टैक्टिकल मूव है? ज्यादातर सीटों पे तो आप आमने सामने का मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी टीएमसी के बीच, लेकिन कुछ सीटों की अनदेखी नहीं कर सकते। और खासकर सीपीएम के जो सारे वोट चले गए थे लोकसभा में बीजेपी की ओर, क्योंकि उसके कैडर मानते थे कि अगर टीएमसी का कोई मुकाबला कर सकता है तो बीजेपी, तो इसलिए बीजेपी में। लेकिन अगर उन लोगों को लगेगा कि इस बार थोड़ा लेफ्ट एक पुनर्जागरण की स्थिति में है, जैसे कि उसने जो 28 फरवरी को यहाँ रैलियां की थी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, तो एक नया जोश तो देखने को मिल रहा है। और नंदीग्राम में अगर ममता की जीत के दावे किए जा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं लेफ्ट की मीनाक्षी मुखर्जी का योगदान भी है, क्योंकि वहां जो मैंने 3-4 दिनों तक घूम के देखा तो उनकी जो भाषण देने की कला है, इससे लोग प्रभावित हैं और उनको ठीक ठाक वोट इस बार मिलेंगे। और उनको जितने वोट मिलेंगे ठीक उतने वोटों का नुकसान शुभेंदु अधिकारी को होगा। तो ममता के जीत के समीकरण में कहीं ना कहीं लेफ्ट भी है, और कई दूसरी जगहों पर भी ऐसा है। मालदा मुर्शिदाबाद। प्रभाकर जी, मुझे समझ नहीं आई बात कि लेफ्ट की मीनाक्षी मुखर्जी को ज्यादा वोट मिलेंगे, उसका नुकसान शुभेंदु को क्यों होगा, ममता को क्यों नहीं होगा? लड़ाई तो टीएमसी वर्सेस लेफ्ट है। मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे वहां। सीपीएम का जो बेस है वो हिंदू वोटरों का है, जो पिछली बार भी बीजेपी ने जहां कब्जा किया था उस पर, तो शुभेंदु का ही नुकसान होगा, क्योंकि दोनों का वोट बैंक 90% से ज्यादा एक ही है। तो पहले वहां, और कांग्रेस का एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो मुकेश जी ने कहा मुस्लिम उम्मीदवारों के बारे में, तो यहाँ भी 9 सीटों पर बीजेपी ने मुसलमानों को उतारा है, लेकिन उसने ऐसी सीटों पर उतारा है जहां जमानत जब्त होने की 100% गारंटी थी, वहां उतारा है। और एक अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाने के लिए उतारा है, और उनका कोई खास असर नहीं होगा। जिन लोगों को उतारा है वो भी मानते हैं कि जीतने से रहे, जमानत अगर बच जाए तो वही जीत मान लेंगे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बार एकदम अनदेखा नहीं किया जा सकता है संयुक्त मोर्चा को। कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स में इनका असर तो नजर आएगा ही। और जैसा ऋषि जी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए हैं, तो वो तो एक ऊपरी लेवल पर ममता के साथ तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो तीसरे के 8वें चरण में वो भी टैक्टिकल मूव हो गया। मुकेश जी, जो बात हमने पहले एक सवाल किया था, मूल सवाल, कि क्या इस फेज को खास तौर से, क्योंकि असम में तो आखिरी है ये और पश्चिम बंगाल में तीसरा है, क्या एक ये इलेक्शन को मैं हिंदू राष्ट्र इन्वर्टेड में, तो कल्चरल थॉट प्रोसेस के तौर पर ये हिंदू राष्ट्र का चुनाव हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है हिंदुत्व को जितनी जल्दी हो सके और जितनी गहराई तक रोक सके, वो पूरी कोशिश हो रही है उसकी तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देश अजब अजब मिट्टी का बना हुआ है। ये एक समय में तो आपको बहता हुआ लगेगा कि इसके साथ चला जा रहा है, लेकिन फिर ब्रेक लगेगा, और ये अभी बीजेपी को समझने में टाइम लगेगा। अब देखिए असम का जो मामला है, असम में मामला बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। हो सकता है कि बीजेपी हार जाए। अगर मान लीजिए हारती है, तब आप उसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या बीजेपी अपनी लड़ाई हार गई, क्या हिंदू राष्ट्र हार गया? नहीं, ये एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। बीजेपी अपनी कोशिशें फिर भी जारी रखेगी, और जो भी देश का धर्मनिरपेक्ष समाज है, तबका है, समरसता को पसंद करने वाले लोग हैं, वो उससे लड़ते भी रहेंगे।
तो ये संघर्ष दोनों शक्तियों के बीच में जारी रहेगा। हिंदू राष्ट्र अभी दूर की कौड़ी है, उसका खतरा जरूर मंडरा रहा है, लेकिन ये स्वीकार्यता अभी हिंदुस्तान में उसको नहीं मिल रही। देश के बड़े हिस्सों में अभी वो उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा। 32% तो वोट मिले थे पिछली बार, आप ध्यान कीजिए, जो वोट पड़े थे उसमें से केवल 32% बीजेपी को मिले थे, 32% यानी सबसे ज्यादा 68% नहीं मिले, को नहीं मिले थे, किसी को नहीं मिले थे 32% वोट। बीजेपी के खिलाफ तो थे ना। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, उसको खिलाफ वोट नहीं कह सकते ना, फिर तो किसी भी आपको नहीं मिले तो आपके खिलाफ वोट पड़े ना। 68% लोगों ने बीजेपी के साथ नहीं दिया, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि उन्होंने अभी बीजेपी को उस तरह से स्वीकार नहीं किया है। जब 545 में से 3 सीटें वो जीत ले, तो इसका मतलब है कि 2/3 हिंदुस्तान उसके साथ है। आप सीटों के तर्ज पे आप जो कह सकते हैं, लेकिन अगर मतदाताओं को एक गिनती के हिसाब से आप जाएंगे तो ये साफ दिखा रहा है कि अभी बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हिंदू राष्ट्र के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। ठीक है, राजीव जी हाँ, ऋषि आता हूँ मैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि सेक्युलर फैब्रिक के बारे में जो मुकेश जी ने कहा है और मुस्लिम कैंडिडेट्स के बारे में भी कहा है, तो बीजेपी क्या करे कि वो अपने आप को एक समरस सेक्युलर पार्टी के तौर पर साबित करे? जब मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती तो आप कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते, जब देते हैं तो आपको भरोसा नहीं होता। देखिए विजय जी, मैं तो इनके सारे दोनों सभी पार्टियों के वॉर रूम में मैं रहता हूँ, समझता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। कैंडिडेट टिकट एलोकेशन जो हुआ है वो पूरी विनेबिलिटी फैक्टर पे कौन जीत सकता है उसको दिया गया है जी। वो किसी धर्म जाति, वो पूरा ऑफ कोर्स वो समीकरण वो लोग देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए। अब ये हमारी जो डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो गई है कि अब हमको देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें गुणों पर लोगों को वोट देना है। ये सत्य हिंदी का भी यही, आपका ही आंदोलन भी मुहिम यही है कि अच्छे से अच्छे लोग राजनीति में आए और अच्छे से अच्छी सूचिता लाएंगे। सत्य हिंदी इसीलिए तो बना है। तो ये जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसमें हमको नहीं लगता ये बहुत 294 में यदि 6, 7, 8 या दूसरी तरफ से देखिए ना, हमारी टीएमसी ने भी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम कर दिया माइनॉरिटी वाले और उन्होंने फुलपुरा शरीफ के पास तो लोगों ने बिल्कुल ही उसको नेगेट कर दिया। और इस वाली कैंपेन में जो हम देख रहे हैं, सभी पार्टियों का कैंपेन हम देख रहे हैं, बहुत माइन्यूटली हम लोग देख रहे हैं जो इश्यूज जो आ रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं एक दो को छोड़ के जो लोग धर्म के बारे में बात करें। आज की चाहे वो टीएमसी हमारी वो जो सामाजिक उत्थान के बारे में बात कर रही है, आप बीजेपी के लीडर्स को बात लो तो वो आपने बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आ रही है। इवन कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की जो है वो बोल रहे हैं इंडस्ट्री यहाँ लाना चाहते हैं, लोगों के बीच में कोई धर्म की बात नहीं करते। हमको लगता है कि धर्म वाली बात जो है, राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके साथ सेटल हो गया। हाँ, लोगों के मन में एक आशंका तो है, वहां एक वोट काउंट हो रहा है। माइनॉरिटी सोच रही है कि शायद बीजेपी के आने के बाद हमने कुछ गड़बड़ होगा, बट दूसरे स्टेट में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों होगा? ऐसी लोगों ने अपने तरह से एक प्रचार चला रखा है जो प्रोपेगेंडा है। अदरवाइज हमको लगता है कि ये सब इश्यू केवल सिंबॉलिक है, छुटपुट इधर या उधर है। विकास और सबका साथ, यही होना चाहिए हम लोग के, और वही हो रहा है। जी, प्रभाकर जी के पास आऊं, लेकिन मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो कोई भी डेमोक्रेसी हो, इंडिया ही नहीं दुनिया भर की किसी डेमोक्रेसी में जाएंगे उसमें ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अमेरिका में भी अगर आप रिपब्लिकन पार्टी को देखें तो वो अपना वोट बेस गोरों में बनाती है, डेमोक्रेटिक पार्टी को देखें तो वो तमाम रंगों वाले समुदायों को जोड़कर चलने की कोशिश करती है। उसमें अश्वेत भी होते हैं, लाल पीले, जो भी जिस रंग के लोग हैं सबको साथ लेने की कोशिश करती है। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है जिसमें विभिन्न समूह, सामाजिक वर्गों को लोग पार्टियां अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के हिसाब से इंजीनियरिंग करती है और आगे बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि विकास और जो गुणों के आधार पर कैंडिडेट के चुनाव की बात कर रहे थे राजीव जी, वो एक आदर्श की स्थिति है, वो हो बहुत अच्छा है, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे हावी हो जाते हैं और अक्सर वोटिंग उसी पर होती है। आप असम को ले लीजिए, पूरा जो चुनाव है उसमें विकास पीछे है, सांप्रदायिक विभाजन सबसे आगे है, बाबर राज आ जाएगा, मुगलों का राज आ जाएगा। अभी जो पीयूष हजारिका मंत्री हैं, उनकी पत्नी ने कहा जो सीए को नहीं मानेगा उसे असम तो क्या, हम पूरे हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ देंगे।
और ये पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया है इस चुनाव में। अब बंगाल में इतनी ये नहीं हुआ है, मुझे आश्चर्य लगता है, लेकिन ये राजीव जी नहीं मान रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल का आप देखिए, लगातार एनआरसी या सीए के मुद्दे पर भी उसी तरह से वहां लाइन खींची गई। ममता बनर्जी को धर्म के आधार पर टारगेट किया गया और इसीलिए उनका जनेऊ बाहर आया, उनका गोत्र बाहर आ गया। ये एक राजनीति चल रही है, इसमें आंखें मूंदने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, हमारे चुनाव की हकीकत है। जी ऋषि, में आता है एक छोटा सा सवाल प्रभाकर जी से भी, इसी चीज को मैं एंडोर्स करना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव धर्म के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा? अगर नहीं लड़ा जा रहा तो फिर मुकेश जी के हिसाब वाली जो सवाल है कि क्यों जो उनका ममता बनर्जी का गोत्र है वो बाहर आया, शांडिल्य का, और जो उनका चंडी पाठ है वो लगातार वो हर जगह पर करती रही हैं और जय श्री राम के नारे आपको पूरे चुनाव में सुनाई दिए। क्या ये चुनाव धर्म के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा पश्चिम बंगाल में? अब ये मैं पहली बार देख रहा हूं पश्चिम बंगाल में कि इस बार धर्म और जातियां हावी हैं। जैसे हम लोग बिहार और यूपी में देखते थे, बंगाल में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ पहले। तो इस बार कोशिशें तो बहुत हुई हैं, अब इसका असर कितना होगा इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से लेकर और तमाम नेताओं ने धर्म के आधार पर विभाजन की पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री भी कभी पुरुलिया में कहते रहे राम की भूमि है, यहाँ से पानी निकाला था राम ने बांध कर मार के, और हर जगह वो कहीं ना कहीं रामायण महाभारत और हिंदू धर्म से जोड़ते रहे हैं अपनी रैलियों में। प्रभाकर जी, जब ममता दी जब चंडी पाठ करती हैं तब आप धर्म से नहीं जोड़ते, प्रधानमंत्री जी राम की भूमि कह रहे हैं तो धर्म से जोड़? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया है अपने चुनाव अभियान में, तो ममता को भी मजबूरन उसके जवाब में चंडी पाठ करना पड़ा है, अपना गोत्र बताना पड़ा है और ये तमाम चीजें करनी पड़ी है। जैसे और उसी के दबाव में अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों लिस्ट में कमी की गई है, ममता ने कम की है। उसी के में बीजेपी ने भी 9 मुसलमानों को टिकट दिया है, नहीं तो उसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कभी कि उसने 9 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो दोनों ओर से धर्म का दबाव तो है, दोनों दलों पर दबाव है कहीं ना कहीं। जी ऋषि, मैं आपके पास आखिरी में इसलिए आया इस डिबेट में क्योंकि आप मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों मुझे समझा सकते हैं। अब इसकी पूरी रिलीजन की जो मैथमेटिक्स है वो और उसकी केमिस्ट्री क्या है, बताइए मुझे। देखिए, मुकेश जी ने बिल्कुल जायज सवाल उठाया था और सर अभय त्रिवेदी सर आपका भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो जायज जवाब चाहिए। जी बिल्कुल सर, मैं एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करके बताना चाहता हूं आपको कि बीजेपी एक तरफ 7 सीट आसाम में देती है मुसलमानों को, दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रमुख चेहरा हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ये अपने आप में आप देखिए कि बीजेपी करना क्या चाहती है। एक तरफ आप मुसलमानों को भी टिकट देते हैं क्योंकि डेमोग्राफिकली लोअर आसाम में मुसलमान काफी हैं, आपने 7 सीट दे दी। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देश के गृह मंत्री जो संविधान का शपथ लेके गृह मंत्री बने हैं वो कहते हैं जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं क्या मेरा सवाल है कि संविधान में रोक है क्या? नहीं, अब देखिए, देश के गृह मंत्री हिंदुओं के गृह मंत्री नहीं है। जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अपने घर में पूजा करता हूँ, विजय सर आप भी करते होंगे, मुकेश जी भी करते होंगे, प्रभाकर मनी जी भी करते होंगे। लेकिन जब आप संविधान के शपथ लेके जब किसी दायित्व को निर्वहन करते हैं तो आप सिर्फ हिंदू के गृह मंत्री नहीं है और आप पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, सिर्फ हिंदू के गृह मंत्री नहीं है। तो इस चीज का ख्याल हमें हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनको रखना चाहिए, ममता बनर्जी को भी रखना चाहिए। ममता बनर्जी जिस प्रकार से मुझे इसके मैथमेटिक्स समझाइए। ये तो ठीक है, बात आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इसका चुनाव में असर क्या होगा? चुनाव में प्रभु श्री राम कुछ काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, प्रभु श्री राम जरूर काम आ रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है, बीजेपी का ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से सफल बंगाल में होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन जो भी सीटें आएंगी, आप भी जानते हैं विजय जी, संगठन के रूप में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। बीजेपी जो नेशनल मीडिया दिल्ली में हवा बना ले वो अलग बात है, संगठन के रूप में बीजेपी अभी भी मजबूत नहीं है। 150 उम्मीदवार बाहर के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। इससे ही साबित होता है कि बीजेपी कितनी मजबूत है बंगाल में। लेकिन बीजेपी को राम के सहारे कुछ न कुछ सीटें मिलती दिख रही है। ऋषि 1989 में वीपी सिंह की जब सरकार बनी थी, जनता पार्टी का ना तो संगठन था ना उम्मीदवार थे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुझे बताओ कि चंडी पाठ कितना गुण करेगा?
देखिए एक बात तो मानना होगा, देखिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीजेपी के पीठ पे जाके बैटिंग करने की प्रयास की है, और इसके पीछे प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार हैं। और ममता बनर्जी को लगा यदि हम इसका जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी को हो। अब ममता बनर्जी कितने रोकने में, भाजपा को रोकने में, ध्रुवीकरण रोकने में सफल रही है, ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन आपके बात से सहमत हैं, कहीं ना कहीं श्री राम भाजपा को बंगाल में और आसाम में भी, अपर आसाम में बिल्कुल बीजेपी को ध्रुवीकरण, और खासकर AIUDF को जो काउंटर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका फायदा अपर आसाम में मिलती हुई दिख रही है, और आपको बंगाल में भी दिख रही है। लेकिन इतना फायदा नहीं मिलेगा बंगाल में कि बीजेपी सरकार बना लेगी। आज भी मैं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार गवाह हैं, 160 से 180 TMC को मिलने जा रही है। 70 से 90 के बीच में बीजेपी रहेगी, बाकी में लेफ्ट और जो कांग्रेस है वो रहेंगे। जी मुकेश जी, ऋषि ने तो पूरा मैथमेटिक्स, पूरी एनालिसिस कर दिया और उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। बिहार में मेरा प्रिडिक्शन सही रहा था, बिल्कुल। न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज के लिए मैंने किया था, मेरा बिल्कुल सही रहा। चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मुकेश जी। अब पश्चिम बंगाल में तो TMC की सरकार बरकरार रहेगी, असम में क्या होगा? असम की मैथमेटिक्स आपको क्या कह रही है? क्या वहां पर बीजेपी की सरकार बनी रहेगी या चली जाएगी? असम में तीनों संभावनाएं खुली हुई हैं। बीजेपी की सरकार भी बन सकती है, महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है, हंग असेंबली भी हो सकती है। लेकिन महागठबंधन की सरकार तभी बन सकती है जब थोड़ा अंतर ज्यादा हो। अन्यथा जो मुहावरा चल रहा है कि जीते कोई भी, सरकार बीजेपी की बनेगी, वो स्थिति निर्मित हो सकती है। और उस दिशा में हिमंत बिश्व शर्मा और उनकी पार्टी ने काम पहले से शुरू कर दिया है। जो BPF के एक उम्मीदवार को पहले ही तोड़ खरीद या जो भी किया है चुनाव के दौरान ही, वो उसका संकेत दे रहा है कि जो पोस्ट पोल होता था वो अभी से उसने शुरू कर दिया, उसकी तैयारी अभी से है। तो अगर महागठबंधन कम से कम 10-15 सीटें ज्यादा नहीं जीतेगा साधारण बहुमत से, तो उसके लिए सरकार बनाना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। और बना भी ली तो 6 महीने में मध्य प्रदेश या कर्नाटक हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, गोवा हो सकता है। राजनीति तो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज कहा ही जाता है। विजय सर, BPF के जो नेता हैं और असम के रामविलास पासवान माने जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं सरकार बनती है। इतिहास देख लीजिए, 2011 से पहले तक BPF जिसके साथ रही है उसी का सरकार बना है। 2016 में महागठबंधन के साथ है, लेकिन वो भाग भी सकते हैं तो मुकेश जी, जब आपने ये कहा संभावना, तो उसमें एक संभावना मुझे ये भी बताइए कि क्या जो दिल्ली में चर्चा हो रही है कि सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? क्या संभावना? इसकी संभावना बहुत प्रबल हो गई है। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा इस चुनाव को संचालित कर रहे हैं, एक तरह से मैं कहूंगा सर्बानंद थोड़ा पीछे हैं और उस तरह से एग्रेसिव भी नहीं है। ये माना जा रहा है कि जो सीटें टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा हेमंत बिस्वा शर्मा की चली है, यानी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उनके अपने हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा हर पार्टी में घुसे हुए, यहाँ तक कि बदरुद्दीन अजमल भी कहते हैं कि अगर 1-2 कैंडिडेट मेरे हेमंत बिस्वा शर्मा के हों तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरह से, और कांग्रेस के कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 10 से 15 कैंडिडेट को वो फंड कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी का सब जगह विद्यमान है। आप राजीव जी की भाषा में कहूं तो ये बीजेपी का टैक्टिकल मूव मानते हैं आप? बीजेपी नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए बीजेपी यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है तो बीजेपी भी ना होती। अगर आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी छोड़कर गए, तोड़कर गए, बीजेपी के पास गए और उसके बाद से बीजेपी का यहाँ पर किस्मत पलटी है और अभी भी वही संभाले हुए हैं। अगर वो ना हो तो बीजेपी के लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। हालांकि इस बीच में मजबूत की है, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर नेता तो आयातित है ना। सर्बानंद सोनोवाल कौन से बीजेपी के हैं मूल रूप से? वो भी आंसू की राजनीति करते हुए, AGP की राजनीति करते हुए आए हैं। और भी कई बड़े नेता बीजेपी के आंसू और AGP के जरिए आए ये हैं। बात तो इस पर चर्चा करूंगा मैं। ये तो चर्चा इलेक्शन खत्म होते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जिसकी सरकार बन गई उसकी सरकार बन गई। कौन आयातित है, कौन
निर्यातित है वो तो अलग इशू होगा ना। नहीं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो कमिटमेंट आरएसएस और बीजेपी में पके पकाए नेताओं का अपनी पार्टी के साथ होता है, वो बाहर से आने वाले नेताओं के साथ नहीं होता। और हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में सब जानते हैं कि वो सत्ता लोलुप हैं। अगर वो बाई चांस इस बार नहीं जीते, उनकी पार्टी नहीं जीती, तो उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। उन्हें लगेगा मैं क्या करूं, तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरा पैसा लगा रहे हैं। एक एक कंस्टिट्यूंसी में हमें कई स्रोतों से पता चला कि एक एक कंस्टिट्यूंसी में 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस बार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की तरफ। क्या कर रहे हैं, क्या लोग कैंडिडेट कर रहे हैं। राजीव जी, आपकी टिप्पणी। मुकेश जी की बात ने मुझे असम के एक बहुत बड़ा फेमस पॉलिटिशियन देवकांत बरुआ थे, उनकी बात आ गई। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हेमंत बिश्व शर्मा इज बीजेपी, बीजेपी इज हेमंत बिश्व शर्मा। ऐसा नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा का अपना रोल है और बहुत ही अजब, वो रोल डिस्कशन का वक्त नहीं है तो मैं बात भी नहीं करूंगा। इनकी एक्टिविटी का फॉलोअप हुआ ये कि राम माधव जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जो संघ से बीजेपी में आए थे, उनका वहां से तबादला कर दिया। ये हेमंत बिश्व शर्मा की डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स या जो भी टाइप की डिसरप्टिव बोलते हैं, नॉट डिस्ट्रक्टिव, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, केओस थ्योरी, केओस करने की, क्रिएट करके अपना फायदा लेने का। दूसरा जो सर ने कहा बोडो एरियाज में हग्रामा मोहल्लेरी के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बता दूं सर को, ही इज करेक्ट, अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हग्रामा तो एक, वहां पर प्रमोद बोरो जो आपसू के प्रेसिडेंट हैं, पहली बार वो जीत के आए हैं वहां पर, और वो आजकल बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल के चेयरमैन है। बहुत यंग और बहुत ही उनकी अच्छी पकड़ है। नंबर 2, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हीरा सरनिया, वो आज की डेट में बीजेपी के साथ है। तो ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि हग्रामा मोहल्लेरी और उनकी जो टीम है पूरी की पूरी जनता को अपने साथ महागठबंधन के साथ ले जाएंगे। बट बोडोलैंड एरिया में, जहां बोडो डोमिनेटेड एरिया, जहां वोटिंग भी हो रही है, नलबारी, बारपेटा, उसकी तरफ बोगाईगांव और कोकराझार, उसके बाद धुबरी, ग्वालपाड़ा की तरफ, उतना और कितना इम्पैक्ट होगा तो 2 तारीख को पता चलेगा। बट आज मैं फिर सर को कहता हूँ रिकंसिडर, वहां पर का वर्डिक्ट, असम का वर्डिक्ट बहुत ही निर्णायक होगा। ये बीच की स्थिति नहीं होगी, या तो बीजेपी है या गठबंधन है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में शायद गठबंधन ही है आज की डेट में, यदि एवरीथिंग इज फेयर। इसी से एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे विजय साहब को कि उस पर डिस्कशन करें अपने किसी और प्रोग्राम में, इलेक्शन कमीशन का रोल। एक ईवीएम मशीन का मिलना, और दूसरा यदि मीडिया की रिपोर्ट सही है सर, तो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में जहां 90 आदमी थे, वहां पर जो वोट पोल हुई है मोर देन 90 या 80 इस तरह का फिगर आया है। 170। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। तो मुकेश साहब को ही बोलूंगा इस पर, इस टाइप की जो लैप्सेस हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इन सब चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करके बताएं कि एक इंस्टीट्यूशन जो इलेक्शन कमीशन का है, उसको हम लोग को बताना पड़ेगा कि तुम फिट नहीं हो, तुम सेशन, जिस कुर्सी पर सेशन साहब बैठे थे उस कुर्सी पर तुम बैठने लायक नहीं हो, तुम जा सकते हो। तो दिस इज सेकंड पॉइंट। तीसरी बात मैं बताऊं, इंटेलेक्चुअल्स जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो वहां के असम हो चाहे बंगाल हो, इस बार उनका इलेक्शन प्रोसेस में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पहले ममता दीदी जाती थी तो उनके साथ कम से कम 10 से 15 साहित्यकार, गीतकार, बड़े बड़े जो महाश्वेता देवी से लेकर सब लोग उनके साथ थे। आज की इलेक्शन रैली में आज जो भी भीड़ हुई है, जहां भी जलसा हुआ है, वो ना बीजेपी के साथ है, ना तृणमूल के साथ है, ना कांग्रेस सीपीएम के साथ है। बहुत चिंता का विषय है। आज का इंटेलेक्चुअल बंगाल का और असम का जो क्या कर रहा है हमें भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों वो लोग शांत है, वो लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। और सबसे अंत में ये बोलूंगा सर कि अब जो पहले सोचा गया था कि 6 फेज की जो पोलिंग है बहुत ही अच्छा होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। इलेक्टोरल जो हमारे जो वोटर्स हैं उनमें एक फटीक, उनमें एक थकावट सा आ रहा है बंगाल में। खासकर जो 3rd फेज की आज पोलिंग हुई है, लोगों के रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, और जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको इंकरेज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आदमियों को आए वोट करें। जी, ज्यादा, ये तो हम लोग बार बार अपील ही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वोट करें। प्रभाकर जी, राजीव जी ने असम में महाजोत की, महागठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जताई ज्यादा। ऋषि मिश्रा ने तो साफ कर दिया है मैथमेटिक्स की ममता बनर्जी को 160 से 180 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 70 से 90 सीटें मिलेंगी। ये उनका आकलन है। हमारा इसका कहने का मतलब कोई चुनावों पर असर डालना नहीं है। लेकिन आप वहां पर जमीन पर रहते हैं। मैं ऋषि मिश्रा को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहता हूँ, क्योंकि वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब मिलाकर कुछ बनाते हैं नया सिरप, है ना। आप वहां पर ग्राउंड पर रहते हैं, आप बताइए ऋषि से आप कितने सहमत हैं?
नहीं, मैं तो पहले दिन से ही कहता रहा हूं कि मुकाबला कड़ा है, मार्जिन घटेगा, सीटें घटेगी, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। ममता बनर्जी मैं सरकार बचा ले जाएगी। हाँ, मैं सीटें नहीं बताता कितनी है, लेकिन लगभग उतनी है। 211 जो सीटें मिली थी पिछली बार, उससे घटेंगी। कई कारण है इनके, उन पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन अब तक जो आसार लग रहे हैं उससे सरकार बचती हुई लग रही है। बचती हुई लग रही है। और ये जो राजीव जी ने सवाल किया वो भी थोड़ा गंभीर सवाल है कि इंटेलेक्ट जो है, इंटेलेक्चुअल्स जो है, लिटरेरी फील्ड के जो लोग हैं, कल्चरल फील्ड के लोग हैं, वो कहाँ है? वो डर रहे हैं, चुप रहना चाहते हैं, या क्या है? इस बार किसी के साथ नहीं है। पहले लेफ्ट के साथ थे, फिर नंदीग्राम आंदोलन जब हुआ तो महाश्वेता देवी समेत तमाम लोग ममता के साथ खड़े हुए। हालांकि अब उनमें से कई लोगों का निधन हो चुका है, इसलिए सीधे किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मुश्किल है। लेकिन इस बार राजनीति में या चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नहीं दिख रही है, ये तो सच है। जी मुकेश जी, आखिरी बात आप। जी, अभी आप इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे थे। असम में जो सीएए विरोधी आंदोलन हुआ था, उसमें हम सब ने देखा था कि क्या गायक, क्या नर्तक, क्या इंटेलेक्चुअल सारे निकल कर आ गए थे सीए के खिलाफ। और उस आंदोलन में वो पहली बार इतनी बड़ी भागीदारी थी असम आंदोलन के बाद, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ी भागीदारी थी यहाँ के इंटेलेक्चुअल की। लेकिन कोरोना की वजह से वो आंदोलन एक तरह से फेड आउट हो गया, उसका असर वैसा नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की राजनीति उन्होंने इस चुनाव में देखी है, इससे वो थोड़ा सा अलग हो गए। हालांकि ज्यादातर लोग राइजोर दल और असम जातीय परिषद को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी राजनीति को, लेकिन खुलकर बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जिस तरह का एक आतंक का वातावरण भी है कि कल को अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो वो टारगेट करेगी, जैसा अभी तक टारगेट करती रही है, जर्नलिस्ट को टारगेट करती रही है, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट करती रही है। आपको मैं बता दूं, यहाँ हिरेन गोहाई एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। मैं समझता हूं कि असम को समझने के लिए उनसे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल यहाँ नहीं है जो आपको बारीकी से पूरी तमाम तरह की राजनीति को बता सके। और वो असम आंदोलन से लेकर अल्फा के उभार और अभी ये जो सीए विरोधी आंदोलन, उन सभी आंदोलनों में कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी थे। वो उनको इस बुरी कदर टारगेट किया गया है पिछले 3-4 सालों में, हर तरह से छोटी छोटी चीजों को लेकर उनको बदनाम करने की। तो लोग देख रहे हैं यहाँ की साहित्य सभा जो कि बहुत मुखर रहती थी, बहुत बड़ी संस्था है। मतलब उसके जो साप्ताहिक जलसा होता है उसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जो कि हिंदुस्तान में केवल महाराष्ट्र में के एक उत्सव में शामिल होते हैं। वो खामोश है क्योंकि वहां उसका अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के समर्थक है और पूरी सभा खामोश हो गई है। तो वो जो एक डर है, आतंक है, उसकी वजह से भी खामोशी है। दूसरी बात यह है कि लोग देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन इन चुनाव से आता है, फिर अपनी पोजीशन तय करें। तो ये मामले हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मेरा ज्ञानवर्धन किया। और हमारी ये कोशिश है, ये जो बात ऋषि ने कही, प्रभाकर जी ने कही, राजीव ने कही और मुकेश जी ने कही, ये चुनावों पर असर डालने की कोशिश नहीं है। ये सबका अपना एक निजी आकलन है और हम अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनावों में क्या हो रहा है। हमारी अपील है असम में भी, बिहार, बंगाल में भी और केरल, तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी में भी, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए, वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करें। सत्य हिंदी की कोशिश है कि लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, गुणों के आधार पर वोट डालें, अपनी जरूरतों के आधार पर वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। सत्य हिंदी पर ये चुनाव का ये कार्यक्रम आज अभी इस समय यहीं पर खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। 12 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे और आज दिन भर हम लोग चुनावों पर चर्चा करेंगे। आपकी जो राय है वो भी आप हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, ऋषि जी, राजीव जी और प्रभाकर जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।